नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वर्ष 2025 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि। आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, यदि आप अविवाहित थे तो क्या आपका विवाह इस वर्ष होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ संतान से संबंधित चीजें, प्रेम संबंध को लेकर के, करियर को लेकर के, आजीविका को लेकर के एवं धन इत्यादि को लेकर के, और साथ ही साथ जीवन के अनेक मुख्य पहलू जो होते हैं उनको लेकर के आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हमारी चर्चा होने जा रही है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है। अब चूंकि ये वार्षिक राशिफल का कार्यक्रम है तो इस राशिफल में हम उन ग्रहों के विषय में चर्चा करेंगे जो कि स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट हैं। इस राशिफल के कार्यक्रम में मेनली हमारी चर्चा होने वाली है गुरु ग्रह से संबंधित, शनि से संबंधित और राहु केतु से संबंधित, क्योंकि वर्ष 2025 में ये स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट चारों के ही चारों राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो प्लैनेट्स होते हैं जिनकी स्पीड तेज होती है, जैसे कि सूर्य हो गए, मंगल हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, इनके विषय में जो चर्चा होती है ये हम मासिक राशिफल में करते हैं। और वार्षिक राशिफल में हम स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट्स के विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये वो ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव लेकर के आने वाले होते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है गोचर पर आधारित होता है, और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर्स दिख रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क अवश्य करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि वर्ष 2025 में किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। स्क्रीन पर जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है वो 1 जनवरी 2025 के दिन की प्लैनेटरी पोजीशन का दिख रहा है। वर्ष 2025 में शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की ये पूरे 2.5 वर्ष रहेंगे। और साथ ही साथ 30 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक, यानी कि 139 डेज तक ये वक्री रहने वाले हैं। इस विषय में जो चर्चा होगी इनके वक्रत्व काल की, ये मासिक राशिफल में होगी। मुख्यतः शनि कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 29 मार्च 2025 के दिन। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई 2025 को, और ये वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर 2025 को ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ में 11 नवंबर 2025 के दिन ये वक्री हो जाएंगे, और 5 दिसंबर 2025 के दिन मिथुन राशि में वक्र गति से ही प्रवेश करने जा रहे हैं। इस विषय में भी चर्चा आज के इस राशिफल में होने वाली है। साथ ही साथ 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और केतु 18 मई 2025 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। तो इन्हीं ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर आज का ये राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। आज का ये जो राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है ये आपके लग्न एवं आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। चंद्र राशि यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। और यदि आप अपने लग्न और चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी आज के इस राशिफल के कार्यक्रम को सुन सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 क्या लेकर के आ रहा है। कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो 29 मार्च 2025 तक शनि का गोचर 6th हाउस में हो रहा है। अब ज्योतिष शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 6th भाव में शनि अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी कि शनि के लिए 6th हाउस में जो प्रेजेंटली संचरण हो रहा है वो आपके लिए पॉजिटिव था या पॉजिटिव है, आप कह सकते हैं। 29 मार्च तक शनि के 6th हाउस में होने के चलते आपको आपके करियर में अच्छी उपलब्धियां देखने में मिल रही होंगी, करियर में ग्रोथ देखने में मिल रही होंगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस समय पर सफलताएं मिली होंगी। जिनके पास में नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिली होगी, यानी कि शनि 6th हाउस में बैठ करके आपकी बहुत सी परेशानियों को कम कर रहे थे या आपको नई उपलब्धियां दिलवा रहे थे। शनि की दृष्टि अष्टम पर थी, 12th हाउस पर थी और 3rd हाउस पर थी, तो ट्रैवल भी आपका इस समय पर हो रहा होगा।
पॉजिटिव ट्रैवल आपको देखने में मिल रहा होगा, एक अच्छा माहौल आपकी लाइफ में क्रिएट हो गया होगा भौतिक सुख सुविधाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें पैसा होता है, करियर होता है, ये सब ग्रोथ आपको देखने में मिली है पिछले 2.5 वर्षों में। पिछले 2.5 वर्षों में आपने कुछ परेशानियों को भी देखा है, जैसे पंचम भाव के स्वामी बने हुए शनि 6th हाउस में बैठे हैं। हो सकता है आपको पिछले 2.5 वर्षों में संतान को लेकर के कष्ट रहा हो, संतान होने में परेशानियां आ रही हों, लव रिलेशनशिप में परेशानियां आई हों, प्रेम संबंध में धोखा इत्यादि मिला हो, प्रेम संबंध में किसी न किसी तरह का उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन आपका हुआ हो, तो ये कुछ परेशानियां आपने पिछले 2.5 वर्षों में शनि के 6th हाउस में होने के चलते देखी होंगी या महसूस करी होंगी। 29 मार्च के बाद में शनि राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। अब शनि आपके लिए 5th लॉर्ड और 6th लॉर्ड होकर के 7th हाउस में संचरण करना प्रारंभ करेंगे, तो कुछ मामलों में तो अच्छा है, कुछ मामलों में बुरा भी इसको माना जाएगा। जब शनि सप्तम भाव में संचरण आपके लिए कर रहे हैं तो सप्तम भावस्थ शनि यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, यानी कि उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है। कुछ पॉजिटिविटीज़ ये हैं कि आप अपने करियर को लेकर, आप अपने एम को लेकर के, आप अपने गोल को लेकर के बहुत क्लियर होने वाले हो, बट इस क्लैरिटी में कहीं ना कहीं संघर्ष की वृद्धि होगी। लाइफ की हर एक चीज़ बहुत धीमी हो जाएगी, धीमी गति से चीज़ें होंगी, बट जो भी होंगी वो स्थिर होंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातक इस तरह के तो बिल्कुल नहीं होते हैं कि अगर हम उनसे कहते हैं कि आपको कोई चीज़ है जो कि 1 घंटे में मिल जाएगी बट वो 2 घंटे बाद समाप्ति भी हो जाएगी, और कोई चीज़ है जो कि आपको 1 दिन में मिलेगी बट वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी, तो वो 1 दिन वाली चीज़ को चूज करना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि स्थिरता प्रिय होते हैं। वैसे फिकल माइंडेड होते हैं लेकिन इनको स्थिरता पसंद होती है, लाइफ में स्टेबिलिटी पसंद होती है, लाइफ में इम्पेशेंसी होती है बट बहुत ज़्यादा इम्पेशेंसी इस राशि और इस लग्न में नहीं होती है। तो शनि सप्तम भाव में जाकर के लाइफ को स्थिर बनाएंगे। अब स्थिरता जहाँ पर भी होती है वहाँ पर चीज़ें डिले होती हैं, देर से प्राप्त होती हैं। सप्तम भाव में शनि है तो पंचम पति होकर के सप्तम भाव में है, तो यदि आप अपने लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे तो ये समय आपके लिए काफ़ी फेवरेबल दिखाई देता है। समय लगेगा उसमें भी, ऐसा नहीं है कि जैसे ही शनि ने राशि परिवर्तन किया और आपका प्रेम विवाह हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पंचम पति बन करके जब सप्तम भाव में जाएंगे तो लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए रास्ते बनाना ये प्रारंभ कर देंगे, जिसकी गति धीमी होने वाली है। छठे घर के स्वामी सप्तम भाव में है तो आप ऑलरेडी यदि मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में आपको परेशानियां देखने में मिलने वाली हैं। व्यापार में ग्रोथ होगी, व्यापार में उत्थान होगा, आप अपने स्किल सेट को अपने बिजनेस में यूज करेंगे, लेकिन यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वहां परेशानी होने वाली है, पार्टनर्स के साथ में रिलेशन खराब होने वाले हैं। सप्तम भावस्थ शनि की दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, जो कि इनकी मित्र दृष्टि है। इसके चलते हो सकता है कि धर्म कर्म से आपका मन थोड़ा सा हटने लगे, धर्म कर्म को लेकर के आप तर्क वितर्क या कुतर्क करने लगे, पूजा पाठ इत्यादि में आपका मन कम लगे, जिसकी वजह से आपको आपके भाग्य का साथ धीमी गति से मिलेगा। भाग्य का साथ आपको मिलेगा जरूर, आपकी कल्पना से, आपकी इमेजिनेशन से जितना आपने सोचा है उससे ज्यादा मिलेगा, बट विलंबित मिलेगा, धीमी गति से मिलेगा। कोई काम यदि आपका आज होना है तो वो 4 दिन के बाद होगा। यानी कि यदि आपको मैं बंच ऑफ कीज दे देता हूं एक ताले को खोलने के लिए, तो उस छल्ले का जो आखिरी चाबी होगी उसी से वो ताला खुलने वाला है, बाकी की चाबियों से ताला नहीं खुलेगा। और आप लाख प्रयत्न कर लें कि वो जो चाबी जिससे ताला खुला है वो पहली चाबी हो जाए तो वो भी नहीं हो सकेगी। तो कहीं ना कहीं डिले है लाइफ में, चीज़ें धीमी गति से प्राप्त होंगी बट प्राप्त अवश्य होंगी, भाग्य के साथ भी धीमी गति से मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी है, पिता को पैरों में, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। यदि आपके फादर हार्ट के पेशेंट है या बीपी या डायबिटीज उनको रहता है तो आप फादर की हेल्थ को लेकर के आने वाले समय में परेशान हो सकते हैं। आपको अपने फादर की हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। शनि की दृष्टि लग्न पर होगी तो व्यक्तित्व में स्थायित्व जरूर महसूस करेंगे बट चीजें डिले होंगी, मन में नेगेटिव विचारधारा उत्पन्न हो सकती है, नेगेटिविटी आप फील कर सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आएंगे। कई बार आपको महसूस होगा स्पेशली रात के समय में कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है क्योंकि गुरु का गोचर आपके लिए अभी भी फेवरेबल है और आने वाले समय में भी फेवरेबल होने वाला है। और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो मेंटल पीस की एक कमी दिखाती है, मेंटल पीस में कहीं ना कहीं परेशानी देखने में मिलती है, सुकून नहीं मिल पाता है, भागम भाग लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हो सकता है 2025 में आपको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़े। मदर की हेल्थ में परेशानियां हो सकती हैं 2025 में, आपकी मदर की हेल्थ में उतार चढ़ाव की स्थिति, मदर की हेल्थ को लेकर के भी आपको परेशानी दिखाई दे रही। तो कहीं ना कहीं पेरेंटल हेल्थ को लेकर के आप 2025 में शनि के गोचर की वजह से परेशान हो सकते हैं। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो यदि आपने कोई प्लॉट लेकर के रखा हुआ था तो उस प्लॉट में कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे थे तो ये समय आपके लिए अच्छा होगा। कंस्ट्रक्शन का काम यदि बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था तो कंस्ट्रक्शन का काम आपका आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को शुरू करना चाह रहे थे तो 29 मार्च के बाद में कर सकते हैं। भवन और भूमि इन दोनों को ही लेने के लिए अगला वर्ष आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है।
जमीन जायदाद से संबंधित परेशानियों को दूर करने वाला है। अब एक यहाँ पर भी नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि शनि से कुछ नेगेटिविटीज भी निकल के आती हैं, क्योंकि इनको कालपुरुष का दुख बोला जाता है। मकान आपका बन जरूर जाएगा, बट उस मकान का सुख आप हो सकता है ना भोग पाए। इतनी भागम भाग रहेगी कि हो सकता है आपको किराए के रूम में, किराए के घर में ही रहना पड़े, और आपके जो खुद का आपका घर है उसमें अन्य लोग, आपके परिवार के लोग उस मकान के सुख का भोग करें। बट आपके लिए यदि देखा जाए तो मकान का सुख आपको जरूर हो जाएगा, बट घर का सुख आपको इस वर्ष में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं 14th में तक, जो कि आपके लिए बहुत फेवरेबल है। आपकी बहुत सी परेशानियों को ये दूर करके रखा हुआ था, क्योंकि भाग्य भाव में गुरु आपको आपके भाग्य का साथ मिला रहे थे। घर में मांगलिक कार्य इत्यादि होना, हर एक चीज आपकी लाइफ में बिल्कुल प्रॉपर हो रही थी गुरु के 9th में होने के चलते। अब 14th में के बाद में गुरु राशि परिवर्तन करके 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति आपके लिए चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के दशम भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ भी कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं कि 9th हाउस और 10th हाउस में किस भाव में गुरु का फल ज्यादा अच्छा, तो 9th हाउस में जो गुरु चल रहे थे वो आपके लिए कहीं ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस को क्रिएट कर रहे थे। अब जब ये 10th हाउस में जाएंगे, आपके करियर में ग्रोथ होगी, करियर में किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। बॉस के साथ में रिलेशंस यदि खराब भी थे तो उन रिलेशंस में सुधार आता हुआ दिखेगा आपको। आपको आपके ज्ञान का साथ आपके करियर में मिलने वाला है। आप अपनी डिग्रीज, अपने स्पेशलाइजेशन, अपनी स्किल्स की वजह से अपने करियर में ग्रोथ इस वर्ष में 14th मई के बाद में देखने वाले हैं। दशम भावस्थ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। इसके चलते आपकी वाणी भी बहुत सधी हुई होने वाली है। जो भी चीज आप बोलेंगे, जिस भी बात को आप करेंगे, आपकी वाणी में ज्ञान प्रदर्शित होगा। द्वितीय भाव पर गुरु की दृष्टि कई बार आपको अत्यधिक सत्य बोलने के लिए बाध्य करती है, तो आपकी वाणी में कड़वाहट भी देखने में मिलेगी, जिसके चलते आपके रिलेशंस खराब होंगे। कुटुंबी जनों के बीच में यदि किसी तरह के रिलेशंस बिगड़ रहे थे तो उन रिलेशंस में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। परेशानियों में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि विवाद था तो वो सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। बातचीत करके आप पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद को सुलझा सकते हैं। धन का संचयन भी, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं, धन भाव को देखेंगे तो धन के संचयन के भी योग आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी। यदि प्लॉट लेकर के रखा था, मकान बनाना चाह रहे थे, वो बन जाएगा। ग्राउंड फ्लोर का मकान था, फर्स्ट फ्लोर उसके ऊपर बनाना चाह रहे थे, तो वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो माता के स्वास्थ्य में जो परेशानियां थी उसमें कमी जरूर आएगी, लेकिन गुरु सप्तमेश होकर के चतुर्थ को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी बनी रहेगी, और पेट से संबंधित परेशानियां आपकी माता के स्वास्थ्य में ज्यादा मैं बढ़ते हुए देखता हूँ। गुरु की दृष्टि षष्ठ भाव पर होगी तो कहीं ना कहीं आपको भी पेट से संबंधित परेशानियां, लिवर इत्यादि की शिकायत, अपच की शिकायत और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आपको देखने में मिल सकती है। बट हाँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को यदि आप क्लियर करना चाह रहे थे, हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो वो समय गुरु के गोचर के परिवर्तन करने के बाद आपके लिए मैं फेवरेबल देखता हूं। उसमें आपको सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल गुरु का गोचर आपके लिए ठीक है, बस आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और धर्म कर्म से थोड़ा सा जुड़े हुए रहना है। धर्म कर्म से यदि आप च्युत होते हैं, दूर होते हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी आपकी लाइफ में बढ़ जाएगी। राहु और केतु का गोचर परिवर्तन होगा, और राहु और केतु अभी आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं थे, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, बट 18th मई के बाद में जब राहु 6th हाउस में आएंगे और केतु 12th हाउस में आएंगे, ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल में होते हुए देखता हूँ। राहु जब 6th हाउस में आएंगे तो शत्रुहंता योग बन जाएगा। जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लोग आपके पीठ पीछे साजिश जरूर करेंगे, बट वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत फेवरेबल है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए समय अच्छा है। किसी भी तरह के कंपटीशन, किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा को फाइट करके आगे बढ़ने के लिए समय अच्छा है। डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू यदि प्रमोशन चाह रहे थे तो वो समय आ गया है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे, सरकारी नौकरी में जाना चाह रहे थे, नहीं मिल पा रही थी, तो वो भी समय 18th मई के बाद में आपके लिए आ रहा है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा होने वाला है। राजनीतिज्ञों के लिए तो राहु का परिवर्तन जो होगा वो काफी फेवरेबल होगा। यदि आपको किसी पार्टी से सीट नहीं मिल रहा था तो वो आने वाले 1.5 वर्ष में 18th मई के बाद में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति में आप जिस लेवल पर थे उससे एक लेवल आपका प्लस ही आने वाले समय में आपको देखने में मिलने वाला है। राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी तो अनियंत्रित खानपान पे आपका धन का व्यय हो सकता है। आपको अपने खानपान को सात्विक बना करके रखना चाहिए और बुरी संगत में जाने से बचना चाहिए। कोई ऐसा आपका वेल विशर हो, उसकी संगत में यदि आप रहें तो ये राहु के गोचर से आपको काफी हद तक फायदा देखने में मिलेगा। केतु 12th हाउस में होंगे। केतु मोक्ष के कारक है, 12वें भाव से मोक्ष का विचार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं केतु का 12वें भाव में होना आपके मन में त्याग की प्रवृत्ति लाएगा। कई चीजों को आप लेट गो कर देंगे, कुछ चीजों को जो आप पकड़ करके चल रहे थे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में परेशानी हो रही थी उनको आप छोड़ देंगे। कुछ रिश्तों में जहां पर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत थी, अपने ईगो को फुलफिल करने के लिए नहीं कर पा रहे थे, तो उस रिश्ते में भी आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केतु की दृष्टि 4th हाउस पर होने के चलते घर से, अपनी माता से कुछ हद तक डिटैचमेंट, कुछ जो आपके फ्रेंड्स थे जिनके साथ आप कुछ समय बिता रहे थे अभी लंबे समय से, जिनके साथ आप थे, उनसे आप थोड़ा सा डिटैचमेंट फील कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल केतु की दृष्टि जब अष्टम पर पड़ेगी तो गुप्त रोग की स्थिति आपके साथ बन सकती है। ऑलरेडी यदि आप किसी तरह का गुप्त रोग जाता है वो बढ़ सकता है। सिंह वाले जानवरों से थोड़ा सा आपको खतरा हो सकता है, उनसे आपको बच करके रहने का प्रयत्न करना चाहिए।
गुप्त विद्याओं की तरफ, ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष इत्यादि की तरफ आपकी रुचि बढ़ सकती है। रिसर्च की फील्ड में यदि आप जाना चाह रहे थे तो उसमें आपकी रुचि बढ़ सकती है। बस आपको अंधविश्वासी होने से इस समय पर बचना चाहिए। उपाय के तौर पर यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या श्रवण करते हैं गुरुवार के दिन, तो ये उपाय करना आपके लिए काफ़ी मैं बेनिफिशियल देखता हूँ। साथ ही साथ आपके लिए यदि मैं राहु के लिए कुछ उपाय आपको बताऊं तो बुधवार के बुधवार मछलियों को कुछ यदि आप खाने को देते हैं तो वो उपाय करना भी आपके लिए फेवरेबल होगा। इसके साथ ही साथ आपको गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य एक माला जाप कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने से भी आपकी काफ़ी हद तक परेशानियों में कमी आ जाएगी। और यदि आपको लगता है कि आपके हेल्थ में पेट से संबंधित परेशानियां आ रही हैं तो किसी भी एक गुरुवार को 3-4 महीने में एक बार कर लीजिएगा। थोड़ी सी दाल को आप मंदिर में दान कर सकते हैं या चने की दाल के पकवान बना के गाय को खाने को दे सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।